हेलो माय डियर CMA इंटर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। और रिवीजन में ऑब्वियसली मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी। आई होप आपने जो SM के मेरे रेगुलर लेक्चर्स हैं वो सभी देख लिए होंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग रिवीजन आपको फिर भी कोई टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म में समझना है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। जब मेरे व्हाट्सएप पर जो है आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और जो भी आपके SM के शॉर्ट नोट्स होंगे ये आपके जब आपको रिवीजन करनी होगी, जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले आप इससे जो है सभी कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर सकते हो। बट जो आपकी मटेरियल में लिखा हुआ है डिटेल में वो भी आपने एक बार रीड करना है। ये तो एंड मोमेंट के लिए हो गया ना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पॉइंट्स हैं वो आपको जो है वो आपके माइंड में रहेंगे। तो आप रिविजनरी लेक्चर तो कितनी बार भी देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। और इसके नोट्स और कुछ MCQ के नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, चलिए मेरे साथ चलते हैं, करते हैं SM के चैप्टर नंबर 1 SM इंट्रोडक्शन का रिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी इज़ व्हाट? स्ट्रैटेजी हमारा एक गेम प्लान होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, मेरी वीकनेस कितनी है, राइट। और मीन्स अपना स्वॉट एनालिसिस, और उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं। मैं ये समझती हूँ कि आपने BCG मैट्रिक्स स्वॉट ये रीड करने से पहले ये सारा कर लीजिए, फिर ये लेक्चर देखना। अदरवाइज़ मैं बीच में बोलूँगी तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो वो सारा कुछ देख लीजिएगा। चलिए, स्ट्रैटेजी क्या होता है? इज़ अ गेम प्लान जिसमें हम अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स स्वॉट एनालिसिस करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं मीन्स पेस्टल एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज का, स्केर्स रिसोर्सेज, ऑब्वियसली अबंडेंट में तो रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं होती। उन रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, मिशन को अचीव करने के लिए जो भी प्लान करते हैं लॉन्ग टर्म, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी यहाँ से पढ़ना है। स्ट्रैटेजी इज़ अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। ऐसा नहीं है सोलो में नहीं स्ट्रैटेजी बनती, सारे डिपार्टमेंट, पूरे बिजनेस को देखना पड़ता है तब स्ट्रैटेजी बनती है। तो स्ट्रैटेजी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, सभी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेटेड वे में हमें देखना पड़ता है। यूटिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग द व्हाट स्केर्स रिसोर्सेज विद इन ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है जिससे हमारे प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या कर पाएँ, अचीव कर पाए। जब भी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विज़न क्या है, व्हाट इज़ विज़न, वेयर वी वांट टू गो। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है। मिशन मीन्स व्हाई वी एग्जिस्ट, क्या करते हैं, किन जो है प्रोडक्ट को हम किन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, कैसे कस्टमर्स को हम सर्विसेज दें, व्हाई वी एग्जिस्ट, राइट। उसके अपने विज़न और मिशन को अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ऑलवेज रिमेंबर रखने हैं। विज़न, वेयर वी वांट टू गो, मिशन, व्हाई वी एग्जिस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है, इस आपके मटेरियल में दिया है, ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म होते हैं जबकि जो गोल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। वैसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने ऑपोजिट ओपिनियन भी दिया है, तो आपको अपने स्टडी मैट पर स्टिक रहना है, राइट। और ये सब कुछ सेट करके हम क्या करते हैं, हम अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स कि हम अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर परफॉर्म कर पाएँ। हम कैसे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, अगर हम अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे। बेटर यूटिलाइजेशन कैसे होगा, अगर हमने अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग बनाया होगा, राइट। चलिए, स्ट्रैटेजी बनाने जैसे जियो है, जियो मार्केट रिलायंस मार्केट में जियो की सर्विसेज लेने से पहले उसने कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि मुझे मार्केट में एंटर कैसे करना है, ठीक है। जियो का उसने कोई विज़न रखा होगा, मिशन रखा होगा, ऑब्जेक्टिव्स, गोल सब सेट किए होंगे कि ये सब कुछ करने से पहले उसने अपने इन्वायरमेंट का एनालिसिस किया होगा। क्या स्ट्रैटेजी बनाना आपको लगता है कि ईजी टास्क है? नहीं, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और ये किससे डील करता है, फ्यूचर से, एंड फ्यूचर इज अनसर्टन।
ये कीवर्ड याद रखने हैं आपको। फ्यूचर अनसर्टन है, लॉन्ग टर्म है, इन्वायरमेंट एनालिसिस करना पड़ता है और कॉम्प्लेक्स इन नेचर्स है। अच्छा, आपको पूछा जा सकता है कि स्ट्रैटेजी के फीचर्स क्या होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं स्ट्रैटेजी की, क्या स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी किसको देख के बनाया जाता है, स्ट्रैटेजी वाई इट इज फोरसाइट मीन्स फ्यूचर को देखता है, किससे डील करता है, अनसर्टन इवेंट। फ्यूचर तो ऑलवेज अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपकी क्लासेस में आपको एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारी कंपनीज जो थी उन्होंने जैसा स्ट्रैटेजी बनाई थी वो वर्कआउट क्यों नहीं हुई, क्योंकि कोविड आ गया। अनसर्टन है, किसी ने नहीं सोचा था, राइट। तो स्ट्रैटेजी का फर्स्ट फीचर क्या है, इज इंपॉर्टेंट टू फोरसाइट, फ्यूचर देखने के लिए इंपॉर्टेंट है और अनसर्टन इवेंट्स को में डील करता है, फर्स्ट फीचर। और स्ट्रैटेजी किससे डील करता है, लॉन्ग टर्म में, मीन्स डाउन द लाइन 5 to 10 ईयर्स हम देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये डे टू डे एक्टिविटीज से डील नहीं करता। थर्ड, स्ट्रैटेजी जो है वो कस्टमर के बिहेवियर और कॉम्पिटिटर के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड, मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मैंने पोर्टर 5 फोर्सेस आपको करवाया था। स्ट्रैटेजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वेल डिफाइंड रोड मैप बनाती है, जिससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर में हम कहाँ जाना चाहते हैं। दीज आर द फीचर्स क्या क्या हैं, जल्दी बोलिए। जो अनसर्टन इवेंट से डील करती है, सेकेंड फीचर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, और किससे डील करती है, बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, और लास्ट वन क्या है, इट प्रोवाइड्स द रोड मैप टू द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर व्हाट, these are the features of strategy। क्या है, uncertain events, long term development, deal with behavior customers and competitor, define roadmap of an organization। ये क्या हैं, फीचर्स हैं। नेक्स्ट, characteristics of what, strategic decision या strategy decisions, ठीक है, कुछ भी है। स्ट्रैटेजी के कैरेक्टर, जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो तो स्ट्रैटेजी हो गया ना। जब स्ट्रैटेजी के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई उसके लिए हम डिसीजंस लेते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो कहता है, बताइए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। जो भी हम डिसीजन मेकिंग करेंगे वो क्या करेगा, वो किससे कंसर्न होगा, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करेगा। जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको एक क्या प्रोवाइड करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो शॉर्ट नोट्स 3 पेजेस का है, ये फर्स्ट चैप्टर को मैंने 3 पेजेस में कवर अप किया है। तो इतना आप चाहे इसके हार्ड कॉपी निकाल कर लिख लीजिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फर्स्ट क्या था, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। आपकी एक्टिविटीज़ का स्कोप डिसाइड करता है, आपके रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ को मैच के, कितनी एक्टिविटीज़ में कितने रिसोर्सेज एलोकेट होने हैं वो सब करता है, राइट। और आपके लिए देखता है कि आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं फ्यूचर में, मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज करने में हेल्प करता है। मीन्स मेरे कंपटीटर की जो मिस्टेक होगी, मान लीजिए कि सपोज करिए डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ का कंपटीटर कौन है, पिज़्ज़ा हट। वो दिखता है कि पिज़्ज़ा हट वाले बहुत ज़्यादा लेट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर, वो उसकी क्या है, उसकी वीकनेस है। और यही डोमिनोज़ के लिए क्या हो सकती है, अपॉर्चुनिटी। मीन्स वो कहता है कि मैं तो आपको कहीं से भी ऑर्डर करो 30 मिनट्स में बिल्कुल हॉट पिज़्ज़ा प्रोवाइड करूँगा। दिस इज़ कॉल्ड, मीन्स जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम अपने सोर्सेज के ऐसे एलोकेट करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज कर पाएँ। और स्ट्रैटेजी क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्स है उनमें मेजर चेंजेस करता है, और ये आपके जो ऑपरेशनल डे टू डे डिसीजन मेकिंग है उसको भी अफेक्ट करता है। तो व्हाट इज दैट, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, कुछ याद रख लो। कौन कौन से याद रखने हैं कि आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग आपको क्या प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। सेकेंड, ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ का स्कोप डिसाइड करता है, आपके रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ को क्या करता है, मैच करता है, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैपिटलाइज करने में हेल्प करता है। आपके मेजर रिसोर्स चेंजेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, और आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस को भी अफेक्ट करता है। कैसे डे टू डे ऑपरेशंस को अफेक्ट करेगा, डोमिनोज कहता है कि मेरी अपॉर्चुनिटी है, मैं टाइमली जो है वो
पिज़्ज़ा प्रोवाइड करूँगा। अब डे टू डे ऑपरेशन क्या है, पिज़्ज़ा बनाना है फिर कस्टमर को देना है, ठीक है। उसके लिए उसको राइडर्स ज़्यादा जो है वो डिप्लॉय करने पड़ेंगे, तो डे टू डे ऑपरेशंस को भी इम्पैक्ट करता है। तो दिस इज़ व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ओके, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मीन्स आपको नहीं जो पढ़ा ऊपर, क्या इसके क्या इम्पैक्ट निकलता है, मतलब स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकिंग का क्या इम्पैक्ट निकला। अरे हमने देखा दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, और किससे डील कर रहा है, फ्यूचर से जो अनसर्टन है, अनसर्टनटी है। और हमें एक डिपार्टमेंट को नहीं, हमें जो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी कस्टमर सर्विस जो है अच्छी कर दें और पिज़्ज़ा की क्वालिटी जो है वो ख़राब कर दें, नहीं, इंटीग्रेटेड अप्रोच चलेगा। और आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। तो दीज आर के ये इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं जब भी हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है। एक तो अनसर्टेनिटी से डील कर रहे हैं, सेकंड कॉम्प्लेक्स है बहुत नेचर, और इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना पड़ता है, और लास्ट वन इज हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने पड़ते हैं। तो दिस इज व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, स्ट्रैटेजी बना लीजिए, बट इज द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अरे स्ट्रैटेजी तो एक गेम प्लान है, मीन्स स्ट्रैटेजी एक रेसिपी है, ठीक है। उस रेसिपी के अकॉर्डिंग आपने खाना बनाना है, वो मैनेजमेंट है। उसको रेसिपी को देखते हुए एक ऐसा खाना फॉर्मुलेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, देना है और फीडबैक लेना है। अगर नहीं ठीक है तो दोबारा से फॉर्मुलेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है और फीडबैक लेना है। तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या आएगा कि जो भी स्ट्रैटेजी है उसको फॉर्मुलेट करना, ठीक है। फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, हम अपना इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट स्टडी करके उसके बाद स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे। इंटरनल इन्वॉल्वमेंट कैसे स्टडी होता है बताइए, स्वॉट एनालिसिस। एक्सटर्नल कैसे होता है, पेस्टल से होता है, पोर्टर्स की 5 फोर्सेस से होता है, राइट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए 3 वर्ड्स याद रखने हैं कि फॉर्मुलेशन करना, इम्प्लीमेंट करना और उसको इवैल्यूएट करना, दैट इज द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने के क्या फ़ायदे होंगे, मीन्स आपने अपना एक्सटर्नल इंटरनल इन्वॉल्वमेंट स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन किया, फिर देखा कि वैसा ही काम हो रहा है जैसा हमने चाहा, अगर नहीं हो रहा तो हमने चेंजेस किया। इसके फ़ायदे बताइए, फ़ायदे क्या होंगे। अरे कोई भी टॉप मैनेजमेंट यही काम करना चाहती है ना। अगर आपकी कंपनी में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो रहा है, इट मीन्स आपकी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज हो रही हैं, तो यही तो काम होता है उसका, राइट। और आपको जब भी आप एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हैं तो आपको आप लॉन्ग टर्म देख सकते हैं, आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं फंसे रहते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कस्टमर का कंप्लेंट आया, कोई रेस्टोरेंट है, डोमिनोज की एग्जांपल रही है, अगर कस्टमर का कंप्लेंट आया कि भी जो पिज़्ज़ा है वो टाइमली नहीं आया, आपने उनको क्या कहा कि आपको एक और पिज़्ज़ा भिजवा देते हैं, राइट। लेकिन फिर 3-4 दिन बाद फिर कंप्लेंट आती है, मीन्स आप वहीं पर डे टू डे एक्टिविटीज़ वहाँ कस्टमर की जो कंप्लेंट है उसको नया पिज़्ज़ा दे दिया, उसके फंड उसका जो भी अमाउंट है रिफ़ंड कर दिया। नहीं, आप लॉन्ग टर्म सोचो यार, लॉन्ग टर्म सोचो कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मीन्स आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं फंसे रहते, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव करना है, आपको नंबर 1 सर्विसेज देनी है, तो आपको फोर्स करता है आप अपने ऑब्जेक्टिव को असेस करिए। प्रोवाइड से अरे डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एक फ्रेमवर्क देता है। आपने क्या किया, आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने से पहले अपना स्वॉट, पेस्टल, पोर्टर 5 फोर्सेस सब एनालिसिस किया ना, तो उसको देखते हुए डिसीजन मेकिंग करो ना। आप देखो ना आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करता मीन्स आपको एक फ्रेमवर्क देता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग ऐसी होनी चाहिए। एयरटेल जो अपने लिए कस्टमर बेस इंक्रीज करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग लेगा, जियो का वो डिसीजन मेकिंग माइट भी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अलग है, एयरटेल की स्ट्रेंथ अलग है, जियो की वीकनेस अलग है, उसकी अलग है, राइट। ओके, स्पोर्ट अंडरस्टैंडिंग एंड बाय इन। व्हाट इज द स्पोर्ट अंडरस्टैंडिंग एंड बाय इन। कुछ लोग जब कंपनी में, किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, वो अपना 100% तभी देते हैं जब वो समझते हैं कि हाँ हम ये काम क्यों कर रहे हैं। कुछ के लिए डायरेक्शन सफिशेंट होती है, आप डायरेक्शन दे दो वैसे काम कर लेंगे। कुछ ये चाहते हैं कि हमने अगर आज जियो जो है 6 मंथ्स के लिए फ्री सर्विसेज दे रहा है, इतना फंड कंपनी का लग रहा है, स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए ना, इतना फंड लग रहा है फ्री में सर्विसेज, इसका क्या फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि लगा दो कोई बात नहीं, उनको जानना है। उनका सपोर्ट आपको तब भी मिलेगा जब आप उनको अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल समझाओगे, राइट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया तो ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। इनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस।
जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हो तो मैंने कहा कि हम अवेल्युएट भी करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को अवेल्युएट करने का मतलब क्या है कि अगर जियो ने कहा कि मुझे कस्टमर बेस जो है इतने % बनाना है, तो वो उससे मैच करेगा क्या, इतने ड्यूरेशन में इतना कस्टमर बेस बना, अगर नहीं बना तो वो दोबारा से अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज करेगा। जैसे आपने देखा था कि फिर उसने सर्विसेज और जो है फ्री सर्विसेज जो है कुछ मंथ्स के लिए और इंक्रीज करी थी। तो दैट इज कॉल्ड मीन्स हम अपने प्रोग्रेस को मेजर भी करते हैं, तब भी करेंगे जब हमें पता होगा कि हमें पहुंचना क्या है। अगर हमें पता ही नहीं, हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में फंसे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स मेजर उसी पे बेस होते हैं। मेजर क्या होते हैं कि आपका कस्टमर बेस कितना इंक्रीज़ हुआ और आपकी जो है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी आई हैं, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है कहाँ पर लाई कर रही है, आपने कितना जो है मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया है। तो ऐसे डिपेंड अपॉन आप कैसी इंडस्ट्री में हो उसके अकॉर्डिंग अपने मेजर रखते हो। परफॉर्मेंस मेजर मीन्स अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना। आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हो? आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हो कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, आपने जो है फाउंडेशन में कैसा परफॉर्म किया है, आपने ग्रुप 1 में कैसा परफॉर्म किया है, तो वो आपका परफॉर्मेंस को मेजर ही तो करता है। तो एडवांटेजेस और प्रोवाइड द एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव, उसको एक पर्सपेक्टिव सोच देता है कि उसने कहाँ पर पहुँचना है। तो दीज आर सम बेनिफिट ऑफ व्हाट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो क्या क्या बेनिफिट हैं, मेरे साथ बोलिए। अरे मेरे बोलने से नहीं होगा, आपको भी बोलना है। डिस्चार्ज बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड, आपको फोर्स करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को असेस करो, डे टू डे एक्टिविटीज़ में मत फंसे रहो। प्रोवाइड आपको एक फ्रेमवर्क देता है आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए, आप स्पोर्ट जो है उसको बाय इन और वो अंडरस्टैंड कर पाए उसमें हेल्प करता है और आपके प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए हेल्पफुल होता है। और प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्सपेक्टिव सोच देता है कि उसने इन फ्यूचर कहाँ पर पहुँचना है। हर चीज़ जिसका कोई फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। उसका नुकसान क्या होता है? डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अरे इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और किससे डील कर रहा है ये? किससे डील कर रहा है? प्रेजेंट से नहीं, किससे? फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? अनसर्टन, बदल सकता है। यस, जैसे कोविड का एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लासेस में दिया, बहुत सारे एक फ्यूचर चेंज हो गया, उन्होंने सोचा कुछ था, हो कुछ गया, तो अनसर्टन है। जब आप फ्यूचर से डील करते वो अगर वैसा ना हुआ जैसा आपने सोचा तो क्या होगा? जैसे मैंने आपको सिनेमाज की एग्जांपल दी थी, पीवीआर की एग्जांपल दी थी, राइट? उन्होंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, तो उनकी स्ट्रैटेजीज धरी की धरी रह गई, राइट? इट कैन बी एक्सपेंसिव। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो कंसल्टेंट करते हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंट हायर किए जाते हैं जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हैं, राइट? उनको हायर करना बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। और ऐसा नहीं है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, चलो आपने हायर कर लिया, लेकिन आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करोगे कि आप जितना पैसा लगा रहे हो क्या उतना बेनिफिट आपको निकल के आएगा या नहीं आएगा। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और इमीडिएट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका इमीडिएट रिजल्ट वो लॉस में जा रही है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट देखा होगा या अमेजोन, बहुत बार आप सुनते हो कि पेटीएम, ये सब लॉसेस में जा रहे हैं, ठीक है? उनका इमीडिएट रिजल्ट नहीं है बट लॉन्गर टर्म में उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना हो जाता है कि वो मिनटों में अपना सारा लॉस रिकवर कर लेते हैं। तो मीन्स ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखाता है बट सम टाइम हमें इमीडिएट रिजल्ट भी देखने हैं, वहाँ पर वो कुछ इमीडिएट रिजल्ट जो है वो नहीं दिखाता है। इम्पीड्स फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको कोई आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, आपने बड़े बड़े कंसल्टेंट हायर किए, उन्होंने आपकी स्ट्रैटेजी बना के दी और आपने देखा कि मार्केट में नई अपॉर्चुनिटी आ गई है पर आपने ऑलरेडी इतना खर्चा कर दिया है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में आपको रोकता है, इम्पीड करता है। तो इम्पीड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आप सीएम में कर रहे हो, राइट? आपने इतना दिन रात एक करके आप सीएम में प्रोफेशनल बनने जा रहे हो। आज आपको कॉल आ जाए कहीं बाहर से, आपको यूके से कॉल आ गया कि आपको इतने में हायर कर रहे हैं, देन आपने इतना कुछ सोच रखा है, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्पीड करेगा, राइट? दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कि जो फ्यूचर है does not unfold, sometimes it does not unfold as anticipated, expenses है, long term benefit ही है इसमें, और impede flexibility। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट रूट, आप जो स्ट्रेटजी बनाते हो उसके क्या क्या रूट्स हैं,
किस रूट के थ्रू आके आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। एक तो आपने इंटेंडेड स्ट्रैटेजी जो आपने खुद बनाई है, पूरा एनालिसिस करके बनाई। एक बोलते हैं हम रियलाइज्ड, आपने जो बनाई और इम्प्लीमेंट भी हुई वो रियलाइज्ड स्ट्रैटेजी। अनरियलाइज्ड जो बनाई इम्प्लीमेंट नहीं हुई क्योंकि कोविड आ गया था, बहुत सारे सिनेमास ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अनरियलाइज्ड हो गई। इम्पोज स्ट्रैटेजी जो हम पर थोपी जाती है, हम नहीं बनाते। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उन पर गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रैटेजी लगाती है, वो खुद नहीं बनाते। इमरजेंट स्ट्रैटेजी, एकदम से काम करते करते आपने कुछ ऐसा कर दिया कि वो वर्कआउट कर गया, तो वो इमरजेंट स्ट्रैटेजी हो गया। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए मैंने आपको सेपरेट वीडियो दे रखी है, प्लीज़ आप उसको रेफर करें। यहाँ पर बता देती हूँ फ्रेमवर्क क्या होता है। एक आपको रफ आइडिया दिया जाता है कि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। सबसे पहले आप देखते हो कि आप कहाँ पर खड़े हो, ठीक है, कि आज आप कहाँ, अपना प्रेजेंट जो है, अपने प्रेजेंट को एनालिसिस करते हो। फिर आप देखते हो कि आपको कहाँ जाना है, राइट। रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, ठीक है, उसको कहाँ जाना है, टेलीकम्युनिकेशन में जाना है। उस वहाँ पर जाने के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं और फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है और उसको इम्प्लीमेंट करना। दिस इज ए व्हाट, ये फ्रेमवर्क है। एक रफ आइडिया आपको दिया जाता है कि स्ट्रैटेजी बनाना है तो ऐसे ऐसे बनाते हैं, राइट। फिर आपको इम्पोर्टेंस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने की क्या इम्पोर्टेंस है, नॉट एडवांटेजेस, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों किया जाता है भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्यों किया जाता है? अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ को देखने के लिए क्यों किया जाता है? इसीलिए तो किया जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हमारी थ्रेट्स क्या है, हम कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, किन गोल्स को हमने अचीव करना है, हमारा विजन मिशन क्या होगा, ठीक है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और हम एक ग्रोइंग और स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते हैं। दिस इज मीन्स जो भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, हम कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या काम करना चाहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, ठीक है, करना है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस, फ्रेमवर्क और प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, वो एक रफ आइडिया है कि ऐसे 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 करना है। सीएमए का रफ आइडिया दिया जाता है कि फाउंडेशन करना, इंटर करना, फाइनल करना, हो गया, राइट। ये एक फ्रेमवर्क है कैसे होगा सीएमए, बट उसके इन बिटवीन आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मीन्स एक डिटेल्ड स्टेप टू स्टेप आपको चार्ट जो दिया जाता है कि अब आपने क्या क्या करना है, डिटेल्ड जो उसकी मार्किंग की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस में क्या क्या आता है आप देखिए, यहाँ पर ये 3 पॉइंट तो सेम है जो फ्रेमवर्क के हैं। आप ऊपर जाके देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव और इम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये है और इम्प्लीमेंट। लास्ट में इसने और क्या दिया है, एवेल्यूएशन, ठीक है, वहाँ पर एवेल्यूएशन नहीं है, यहाँ पर एवेल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन में ही उसने बता दिया कि एवेल्यूएट भी करना। तो लास्ट के 3 पॉइंट तो वो ही हैं, ठीक है। उसके जो पहला पॉइंट था, जो ये वाले 2 पॉइंट है, इसको प्रोसेस में उसने कैसे लिखा है, उसने पहले इन्वायरमेंट एनालिसिस नहीं किया, प्रेजेंट एनालिसिस नहीं किया, उसने पहले विजन एंड मिशन जो ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर अपना एनालिसिस किया, इन्वायरमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल, देन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को रिवाइज किया। बस ये डिफरेंस है प्रोसेस में, राइट। यहाँ पर फ्रेमवर्क में क्या है कि आप कहाँ पर हो, वेयर यू आर नाउ एंड वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका मिशन, पर्पस, एग्जिस्टेंस का क्या है, फिर आपने इन्वायरमेंट एनालिसिस किया, फिर आपने ऑर्गेनाइजेशनल की डायरेक्शन को रिवाइज किया, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किया, एवेल्युएट किया। चलिए फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है, वेयर वी आर नाउ, प्रेजेंट एनालिसिस करना, फिर गोल्स, मिशन, विजन सेट करना, फिर उसके लिए ऑल्टरनेटिव चूज करना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव, देन क्या है, इम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट तो वही हो गया, पर एवेल्यूएशन आएगा। पहले वाले में क्या आया, प्रेजेंट एनालिसिस नहीं आएगा, पहले अपना मिशन, विजन, गोल सेट करो, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट एनालिसिस करो, देन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को रिवाइज करो, ठीक है, हो जाएगा प्रोसेस का। विज़न होता क्या है, विज़न क्या है, अगर कोई कंपनी अपना विज़न सेट करती है, मैंने आपको 2-3 विज़न मिशन जो है स्टेटमेंट्स बताई थी, और आपको विज़न और मिशन पे आए, आप लिख के जरूर आएंगे वो स्टेटमेंट्स। विज़न क्या होता है, आपकी कंपनी को एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपको बताता है कि आपका जो थिंकिंग है, पर्सपेक्टिव है, कैसा है टुवर्ड्स सोसाइटी, कैसा है टुवर्ड्स योर कस्टमर्स, कैसा है, राइट, अपने स्टेक होल्डर के टुवर्ड्स आपका जो पर्सपेक्टिव वो कैसा है, आपके कंपनी जो है उसका फ्यूचर क्रिएट करता है, आपकी इंटेंशंस को बताता है, ठीक है, और आपको बताता है कि क्या पॉलिसी आप बनाओगे, किसके लिए, कस्टमर के लिए और सोसाइटीज़ के लिए।
विज़न क्या करता है, आपकी कंपनी को एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप इंडिकेट करता है कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसा फ्यूचर क्रिएट करेगी। जैसे मैंने आपको गुरु मूवी माइट भी आपने नहीं देखी होगी, तो वो कहेंगे, उसने बोला कि हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी, वो उसका विज़न है, कैसे, मतलब वो उसको फ्यूचर को बताता है, ठीक है। जैसे एलॉन मस्क है, वो कहता है कि मुझे जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो प्रोडक्ट्स बनाने, मतलब उसका विज़न बताता है, वो कहाँ पहुँचना चाहता है, कैसे प्रोडक्ट्स में डील कर, वो बताता है वो, राइट। उसका पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स सोसाइटी, कस्टमर, स्टेक होल्डर, उसका पर्सपेक्टिव क्या है वो बताता है। चलिए, ऐसे ही मिशन होता है, मिशन मीन्स मोस्ट, जो विज़न होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता, उससे हमें ये नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली जो कंपनी है वो किन प्रोडक्ट्स में डील करेगी या कैसे कस्टमर्स को सर्व करेगी। पर किसी भी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट से आप ये पता कर सकते हो कि वो कैसे कैसे सर्विसेज, कैसे कैसे प्रोडक्ट या किन कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करेगी। तो मिशन स्टेटमेंट सिर्फ ये बताता है कि वाई वी एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट देंगे, क्या सर्विसेज देंगे, किन कस्टमर्स की नीड्स को हम सेटिस्फाई करेंगे। तो इट मीन्स कि मिशन में एज डिस्क्राइब स्कोप ऑफ ऑपरेशन, हमारा स्कोप मीन्स हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हमारी मार्केट क्या होगी, हमारी क्या सर्विसेज होंगी, हमारे कौन से कस्टमर और क्लाइंट्स होंगे। तो मिशन जो है वो फिलॉसफी हाईलाइट करता है, ये बताता है कि हमारा बिजनेस प्लान क्या होगा और हमारा बिजनेस ऑपरेशन क्या होगा। तो डिफाइन इट्स रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, विजन होता है वेयर वी वांट टू गो, और मिशन क्या डिफाइन करता है, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। चलिए, विजन मिशन किसी भी कंपनी का डिसाइड हो गया, उसके बाद अरे आपने ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करना है, इन कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करना है, उन नीड को फुलफिल करने के लिए आपको काम भी तो करना पड़ेगा। मीन्स काम करना मीन्स आप अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स डिसाइड करते हो। ऑब्जेक्टिव के जियो का मिशन था कि मुझे नंबर 1 कंपनी टेलीकम्युनिकेशन में बनना है, जो भी उसका मिशन है, आप एक बार रीड कर लेना। अब उसको अचीव करने के लिए वो क्या करेगा, ठीक है। जैसे कस्टमर्स को, जैसे अमेज़न है, अमेज़न कहता है कि फास्ट सर्विसेज जो है और एक ही प्लेस पर कस्टमर को हर चीज़ मिलेगी। अब उस मिशन को उसको अचीव करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी तो रखने पड़ेंगे, कुछ गोल्स भी रखने पड़ेंगे, राइट। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, गोल्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म हो। उस विज़न और मिशन को अचीव करने के लिए हम अपना ऑब्जेक्टिव रखते हैं, राइट। अब ऑब्जेक्टिव क्या रखा, ऑब्जेक्टिव जैसे रखा है कि रिलायंस ने ऑब्जेक्टिव रखा अपने मिशन को अचीव करने के लिए कि पहले कुछ ईयर्स में उसका ऑब्जेक्टिव होगा सर्वाइवल के वो सर्वाइव कर पाए मार्केट में, ऐसे रहेगा कि उतना के सर्वाइव कर पाए, सर्वाइवल उसका, कि इस 1 साल में 6 मंथ्स फ्री दूंगा, बाकी मैं चार्ज करूंगा, मीन्स सर्वाइवल उसका ऑब्जेक्टिव है। गोल्स उसका हो सकता है कि इन 6 मंथ्स में मुझे 10% सेल को अचीव करना है, 10% जहाँ 20% कस्टमर बेस को इंक्रीज करना है। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होता है और गोल्स जो होता है वो एक टाइम फ्रेम होता है कि मुझे नेक्स्ट 6 मंथ या 7 मंथ। ऑब्जेक्टिव में एक टाइमलेस होता है, तो टाइम फ्रेम में ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, टाइमलेस, और गोल्स क्या होंगे, उसके लिए वो टाइम बाउंड होंगे, वहाँ पर टाइम गिवन होगा। ओके, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो स्पेसिफिक नहीं होते, जैसे कि एक सर्वाइव या प्रॉफिटेबिलिटी या ग्रोथ अचीव करना है, स्पेसिफिक नहीं है कब तक ग्रोथ अचीव करना है, स्पेसिफिक नहीं। जैसे यहाँ पर अगर मैं गोल्स की बात करूँ तो वो कह रहा है कि 10%, ये स्पेसिफिक है कि हाँ मुझे 10% ग्रोथ को अचीव करना है, राइट। 10% 6 मंथ्स में अचीव करना है, वो टाइम फ्रेम है, 6 मंथ्स टाइम फ्रेम है, 10% जो है वो स्पेसिफिक है, राइट। टाइम फ्रेम और स्पेसिफिक दोनों में डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव्स गोल्स में। फोकस, जो अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव का जो पर्पस होता है, फोकस होता है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे कि मुझे मार्केट लीडरशिप अचीव करनी है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर इसका फोकस होता है। बट जो गोल्स होते हैं, गोल्स का फोकस जो होता है वो इंटरनल इन्वायरमेंट पे होता है। जो गोल्स होते हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स मैं अपने रिसोर्सेज को इतना यूज़ करके 10% मीन्स इतना ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करके 10% कस्टमर बेस से अचीव करूँगा। तो जो गोल्स होते हैं वो इंटरनली फोकस्ड होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक्सटर्नली फोकस्ड होते हैं, राइट। और अगर मेजरमेंट देखो,
जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स दोनों की बात करूँ तो दोनों क्वांटिटेटिवली मेजरेबल होते हैं, लेकिन दोनों के मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मेज़र किए जाते हैं एक्सटर्नली, रिलेटिवली कह लो, ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिवली मेज़र किए जाते हैं, और जो गोल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट फिगर में मेज़र किए जाते हैं। रिलेटिवली मतलब रिलेटिवली एक्सटर्नली रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हमें जो है अपने कॉम्पिटिटर से इतना ज़्यादा ग्रोथ अचीव करना है। अगर कॉम्पिटिटर रिलेटिवली कि मेरा जो सेल्स होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए मेरे कॉम्पिटिटर से, तो ये ऑब्जेक्टिव है। गोल जैसे आप एग्जांपल ले लो, टाइम फ्रेम 10% मुझे अपनी सेल्स जो है लास्ट ईयर से इंक्रीज़ करनी, मीन्स अपना इंटरनली ही अपने आप में जो है वो इंक्रीमेंट देखता है। तो एब्सोल्यूट देखता है, इंटरनली देखता है, जो गोल्स होते हैं मेजर करता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो रिलेटिवली अपने कंपटीटर के साथ मैच करके ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, राइट। तो आपने कैसे याद रखना है टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो टाइमलेस होते हैं, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, ठीक है, जबकि जो गोल्स होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं। स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते, कितने ईयर्स में अचीव करेंगे कुछ नहीं दिया होता, जबकि गोल्स जो हैं वहाँ पर स्पेसिफिक होता है कि हाँ मुझे 10% अचीव करना है 6 मंथ्स में, ठीक है, वहाँ पर स्पेसिफिक है कि 10% हाँ मुझे अचीव करना। सर्वाइवल कितना सर्वाइवल, क्या ऐसा कुछ नहीं है, ग्रोथ कितनी ग्रोथ, ऐसा कुछ नहीं दिया होता। फोकस जो ऑब्जेक्टिव्स का फोकस होता है वो एक्सटर्नली होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाता है, जबकि गोल जब सेट किए जाते हैं वो इंटरनली सेट किए जाते हैं। ऐसे ही जो जब मेज़र भी किया जाता है तो गोल्स जो हैं वो अपने साथ ही मेरे लास्ट ईयर से इतनी सेल्स मुझे इंक्रीज़ करनी है, तो इंटरनली एब्सोल्यूट फिगर में जो है वो सेट किए जाते हैं। जबकि बिकॉज अगर मुझे मेरी लास्ट ईयर से जो है वो 10% इंक्रीज़ करना है सेल्स को, तो लास्ट ईयर में अगर 6 लाख है, 10% उसका एक एब्सोल्यूट फिगर आपके पास आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना इंक्रीज़ करना है। बट जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मेजर कैसे किए जाते हैं, रिलेटिवली अपने कंपटीटर के साथ, मुझे अपने कंपटीटर से 10% ज़्यादा ग्रोथ, अब फिगर नहीं आ सकती, वो रिलेटिव फिगर है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में क्या डिफरेंस है ऐसे ही लिखना है जैसे आपके मैट में लिखा हुआ है। देन आ गया आपका स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है किस किस लेवल पे बनाई जाती है, सिर्फ टॉप लेवल पे बनाई जाती है? नो, स्ट्रेटेजी जो है वो 3 लेवल पे बनती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्री पर ऊपर जो अंबानी जी स्ट्रेटेजी बनाते होंगे वो कौन सी स्ट्रेटेजी होती होगी? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि जो हमारे SBU है, SBU पता है ना, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स में जियो है, रिलायंस रिफ्रेश है, रिलायंस पेट्रोलियम है, जो भी है, ये इसके SBU है, राइट। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी बनेगी वो कॉर्पोरेट लेवल बनेगी। इन SBU लेवल पर जो बनेगी वो कौन सी होगी? बिजनेस लेवल होगी। जियो की जो स्ट्रेटेजी होगी वो बिजनेस लेवल होगी, रिलायंस फ्रेश की जो स्ट्रेटेजी होगी वो बिजनेस लेवल होगी। अच्छा, अब जियो में आगे डिपार्टमेंट होंगे, कस्टमर डिपार्टमेंट होगा, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, IT डिपार्टमेंट होगा, डिफरेंट। अब IT डिपार्टमेंट पे जो स्ट्रेटेजी बनेगी वो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? वो फंक्शनल लेवल होगी। ऑलवेज एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी बनेगी वो अलाइंड होगी किसके साथ? ऊपर की 2 स्ट्रेटेजीज के साथ, राइट। तो चलिए आज का यहीं पर ओवर करते हैं। मैं आपको ये नोट्स शेयर कर देती हूँ, और आप अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से, राइट। ओके, बाय स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 का करेंगे हम।